No. I want S.H.I.E.L.D. to protect people. This is one step. फ्रेंड्स, आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, इसमें कैप्टन अमेरिका की कहानी आगे बढ़ती है और बहुत से राज सामने आते हैं। इसकी स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसको देखने से पहले इसका पार्ट 1 द फर्स्ट एवेंजर कैप्टन अमेरिका ज़रूर देखें ताकि आपको कहानी की समझ आ सके। चलिए तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इस मूवी का पार्ट 1 जहां ख़त्म हुआ वहां हमने देखा कि कैप्टन अमेरिका की बॉडी को 70 साल बाद बर्फ़ से निकाला गया और उसे रिवाइव किया गया। अब इस पार्ट में हम उसके 2 साल बाद का सीन देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि निक फ्यूरी कैप्टन अमेरिका के पास आते हैं, जो कि एक एजिड मैन है। वो कैप्टन अमेरिका से एक मिशन के बारे में बात करते हैं जिसमें कैप्टन अमेरिका की साथी एक लड़की होगी और उसका नाम निताशा है। ये एक सीक्रेट मिशन होता है जिसके लिए इनकी और भी टीम बनाई जाती है और इन्हें एक एजेंट लीड कर रहा होता है। ये मिशन बेसिकली कुछ लोगों को हाइड्रा की कैद से बचाना था, जो कि एक शिप में कैद थे। अब कैप्टन अमेरिका अपनी टीम के साथ उस शिप में जाता है। वहाँ पर जाते ही हम वहाँ के लीडर को देखते हैं जिसका नाम जॉर्ज होता है। जॉर्ज कैप्टन अमेरिका को किक मारता है और अपने हाथों से भी उस पर अटैक करता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड से ही अपना डिफेंस करता है और फिर अपनी शील्ड को यूज़ करते हुए जॉर्ज को मारने लगता है। जॉर्ज गिरने वाला होता है, लेकिन उसकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि वो दोबारा से खड़ा हो जाता है और कैप्टन अमेरिका को ज़ोर ज़ोर से किक्स मारने लगता है और कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो अपना मास्क हटाकर शील्ड को एक साइड पर रखो और फिर मुझसे मुकाबला करो। कैप्टन अमेरिका मास्क हटाकर और शील्ड एक साइड पर रखकर लड़ने लगता है। इन दोनों में बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है। कैप्टन अमेरिका को बहुत गुस्सा आता है। वो जॉर्ज को एक दरवाजे में मारता है जिससे वो दरवाज़ा टूट जाता है और जॉर्ज अंदर आकर गिरता है और थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। ये वही रूम होता है जहाँ निताशा भी होती है। वो शिप से सारा डाटा एक USB में कॉपी कर रही होती है। तभी उसके पास कैप्टन अमेरिका आता है और वो कहता है कि बस मेरा काम हो गया। इससे पहले कि ये वहाँ से निकलते जॉर्ज को होश आ जाता है और वो फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका वहाँ से आ जाता है हेडक्वार्टर और निक फ्यूरी सबको बताता है। यहाँ पर निक फ्यूरी उसे 3 सैटेलाइट दिखाते हैं जिसकी मदद से वो किसी भी दुश्मन को आसानी से तबाह कर सकते हैं। साथ ही निताशा निक फ्यूरी को वो USB भी दे देती है जिसके अंदर उसने शिप का डाटा कॉपी किया था, जिसको देखकर निक फ्यूरी बहुत खुश हो जाता है। लेकिन जब उसे चेक करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कोड वर्डिंग होती है जिसे डिकोड करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। ये काम इतना आसान नहीं था। इनकी कंपनी का नाम शील्ड होता है जो कि बहुत फेमस होती है। ये वही कंपनी है जिसमें कैप्टन अमेरिका काम करता है और साथ ही निताशा भी। लेकिन इन सबको खबर होती है कि शील्ड में एक ऐसा आदमी है जो कि हाइड्रा के साथ मिला हुआ है। हाइड्रा वही है जो शील्ड के अगेंस्ट है और इसका कोई आदमी यहाँ होना बहुत ही खतरे की बात है। निक फ्यूरी अपने घर जा रहा होता है, तभी उसका रास्ते में एक एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है। वहाँ पुलिस होती है और हम वहाँ एक आदमी को देखते हैं जिसने अपना फेस छुपा रखा था और उससे विंटर सोल्जर के नाम से जाना जाता था। निक फ्यूरी काफ़ी जीनियस होते हैं। वो वहाँ से सीधा कैप्टन अमेरिका के पास आते हैं। ये कैप्टन अमेरिका का घर होता है, तो निक फ्यूरी उसे बताते हैं कि मेरी जान खतरे में है। वो बताता है कि निताशा ने जो डाटा मुझे कॉपी करके दिया है वो मेरे पास है और उसे बहुत से लोग हासिल करना चाहते हैं। मुझ पर रास्ते में हमला हुआ है जिसमें हाइड्रा का हाथ है। मैं नहीं चाहता कि अभी ये लोग मुझे मार, तब के लिए ये USB अपने पास रखो ताकि अगर कोई मुझे पकड़ भी ले तो USB सेव रहे और वो डाटा जो इतनी मुश्किल से हमने हासिल किया है वो हमारे हाथों से निकल ना जाए। इतनी देर में वहाँ एक और अटैक होता है और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि उसी विंटर सोल्जर ने करवाया था, जिसकी वजह से निक फ्यूरी की डेथ हो जाती है। कैप्टन अमेरिका वो डाटा और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है, लेकिन निक फ्यूरी की डेथ किसी से भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उनकी बॉडी को हॉस्पिटल लाया जाता है और रिक्वेस्ट की जाती है कि उनको रिवाइव किया जाए, हमें उनकी बहुत ज़रूरत है और इस पर काम होने लगता है। अब कैप्टन अमेरिका शील्ड के हेड के पास जाता है जो उसे कहता है कि तुम लोगों ने जो डाटा चुराया है वो USB निक फ्यूरी के पास थी और रात को निक फ्यूरी तुमसे मिलने आया था। मैं जानता हूँ कि निक फ्यूरी ने मरने से पहले वो डाटा तुम्हें दे चुका है और वो तुम्हारे पास है अब, इसलिए चुपचाप वो डाटा मुझे दे दो। तुम्हें अभी उस डाटा के बारे में कुछ नहीं पता और तुम उसे लिए फिर रहे हो और तुम जानते भी हो कि ये कितना खतरनाक है। लेकिन कैप्टन अमेरिका यहाँ साफ मुकर जाता है और कहता है कि मेरे पास कोई USB नहीं है। ये कहकर कैप्टन अमेरिका वहाँ से चला जाता है और एक एलिवेटर में आता है। ये बात उस हेड से बिल्कुल भी हजम नहीं होती, तो वो अपने कुछ लोगों से कहकर कैप्टन अमेरिका पर अटैक करवा देता है जब वो एलिवेटर में होता है। लेकिन कैप्टन अमेरिका अपनी जान छुड़ा लेता है और वो बाहर आ जाता है।
उधर निताशा को भी कैप्टन अमेरिका की फ़िक्र हो रही थी और वो उसे ट्रेस कर लेती है और उसे अपने पास बुलाकर उससे वो यूएसबी ले लेती है और उस डाटा को पढ़ने की कोशिश करती है और उसे डिकोड करने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी अपनी ही कंपनी जो कि शील्ड है, उसकी एक और ब्रांच थी जो कि एक और कंट्री में थी। यहाँ पर उनका काफ़ी ज़्यादा डाटा है, अगर उन्होंने वो हासिल कर लिया तो उनकी एजेंसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब कैप्टन अमेरिका और निताशा दोनों उस जगह जाते हैं जहाँ दूसरी ब्रांच होती है, लेकिन उनको वहाँ पुराने कंप्यूटर्स के अलावा और कुछ नहीं मिलता। उन कंप्यूटर्स पर एक क्लिप चलने लगती है जो कि एक साइंटिस्ट की होती है। वो नहीं चाहता था कि कोई भी यहाँ आकर डाटा ले, उन रिकॉर्डिंग से ये बात साफ जाहिर थी। शील्ड के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो हाइड्रा को भी है, क्योंकि हाइड्रा के बहुत से लोग शील्ड पे गए थे और शील्ड के लोग भी हाइड्रा में आए थे, तो इसलिए शील्ड को हाइड्रा का डाटा चुराकर कोई भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन हाइड्रा को शील्ड का डाटा के बारे में जानने का कोई शौक नहीं था। लेकिन ये तो झूठ था, क्योंकि अगर हाइड्रा को इन्फॉर्मेशन चुराने की जरूरत ना होती तो हाइड्रा अपने आदमी को क्यों शील्ड की तरफ भेजते। यहाँ पर इन दोनों को सिर्फ डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा था। अब दूसरी तरफ उसमें से एक सैटेलाइट एक्टिव हो जाती है, जिसके बारे में निक फ्यूरी ने कैप्टन अमेरिका को बताया था कि ये हमारे दुश्मनों को मारेगी जो कि हाइड्रा से ताल्लुक रखते हैं और उससे कनेक्टेड हैं। तो सैटेलाइट ये समझ लेती है कि कैप्टन अमेरिका और निताशा हाइड्रा के लोग हैं, तो वो उन पर मिसाइल छोड़ देती है, जिससे उस एजेंसी की वो ब्रांच तबाह होने लगती है। लेकिन कैप्टन अमेरिका जानता था कि उसके अंडरग्राउंड भी एक रास्ता है। वो निताशा को लेकर वहाँ से चला जाता है और बचा लेता है। फिर कैप्टन अमेरिका को रियलाइज होता है कि उनकी कंपनी में जो बंदा है जो कि हाइड्रा से ताल्लुक रखता है वो कोई और नहीं बल्कि उनका अपना हेड है, जिसने कैप्टन अमेरिका पर हमला करवाया था। कैप्टन अमेरिका सोचते हैं कि उनका अपना ही बंदा ऐसा क्यों करेगा। अपनी निताशा और कैप्टन अमेरिका शील्ड की एजेंसी में नहीं जा सकते थे, क्योंकि उस हेड ने उन दोनों को धोखेबाज कह दिया था और ना ही उनके पास कुछ वेपन्स थे। कैप्टन अमेरिका आर्मी यूनिट जाता है, जहाँ वो अपने एक साथी से मिलता है जिसका नाम फैल्कन होता है। फैल्कन इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। कैप्टन अमेरिका उसे सारी बात बताता है, तो अब ये तीनों कैप्टन अमेरिका, निताशा और फैल्कन टीम वर्क करते हैं। अब जब ये टीम वर्क करते हैं तो इनको पता चलता है कि शील्ड में एक स्पाई ऐसा है जो हाइड्रा की तरफ से है, जिसे कैप्टन अमेरिका पकड़ लेता है और उसको ब्लैकमेल करता है कि अगर तुमने मुझे सच सच ना बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। यहाँ वो आदमी ये बताता है कि तुम लोगों ने जब स्टार स्कल का साइंटिस्ट देखा और वो तुमसे हाइड्रा के बारे में बातें कर रहा था, और उसके बाद ही इस वजह से सैटेलाइट को ये लगा कि तुम लोग भी हाइड्रा के ही लोग हो और उसने तुम पर अटैक करने की कोशिश की। हाइड्रा का यही प्लान है कि वो तुम लोगों के तीनों सैटेलाइट को अपने कब्जे में ले ले। एक को तो वो ले चुकी है और देखना जल्द ही वो वक्त आएगा जब तीनों सैटेलाइट जो कि शील्ड के लिए फायदेमंद है अब हाइड्रा के लिए काम करेंगे। अब कैप्टन अमेरिका उस आदमी को कहता है कि तुम हमारे साथ चलो, हमें उस जगह का बताओ जहाँ ये सब हो रहा है। वो आदमी उन सबके साथ गाड़ी में बैठ जाता है। ये लोग इतना दूर नहीं गए होते कि इन पर विंटर सोल्जर का अटैक हो जाता है। वो गाड़ी का शीशा तोड़ते हुए उस आदमी को अपने साथ ले जाता है। वो उस आदमी को अपने साथ मारने के लिए लेकर गया था, क्योंकि उस आदमी ने इनको धोखा दिया था उनके बारे में सब कैप्टन अमेरिका को बताकर। कैप्टन अमेरिका ये सब देखकर गाड़ी से बाहर आता है ताकि विंटर सोल्जर से लड़ सके और उस आदमी को बचा सके जो उन्हें हाइड्रा के बारे में नॉलेज दे रहा था। जब कैप्टन अमेरिका और विंटर सोल्जर की आपस में लड़ाई होती है तो विंटर सोल्जर का मास्क उतर जाता है। जब मास्क उतरता है तो हम सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि विंटर सोल्जर कोई और नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका का अपना दोस्त बकी बार्न्स होता है। अब यहाँ दिखाया जाता है कि बकी बार्न्स हाइड्रा का मेंबर कैसे बना और हाइड्रा के लिए काम क्यों कर रहा था। पार्ट 1 में दिखाया जाता है कि जब बकी ट्रेन से गिरा तो हमें ये लगा था कि शायद वो मर गया है, लेकिन उसे हाइड्रा के लोगों ने बचा लिया था और उन हाइड्रा के लोगों ने शील्ड और कैप्टन अमेरिका के खिलाफ बहुत बातें की थी बकी के साथ और उसका पूरी तरह से माइंड वॉश कर दिया था और अब वो हाइड्रा के लिए काम करना शुरू हो गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निक फ्यूरी कैप्टन अमेरिका से मिलने जाते हैं, जो कि अब जिंदा हो चुके हैं, और वहां जाकर हमें पता चलता है कि निक फ्यूरी मरे ही नहीं थे, वो तो बस मरने की एक्टिंग कर रहे थे ताकि हाइड्रा उनका पीछा छोड़ दे, और उनके असिस्टेंट ने फौरी तौर पर उनकी जान बचा ली थी, उनको हॉस्पिटल पहुंचाकर। कैप्टन अमेरिका निक फ्यूरी को देखकर खुश हो जाता है। निक फ्यूरी कहता है कि अब हमें अपने अगले मिशन पर ध्यान देना होगा। कैप्टन अमेरिका उन्हें ऐसे देखकर बहुत खुश होता है। निक फ्यूरी कहता है कि हमारी सब सैटेलाइट को हाइड्रा ने हैक कर लिया है, तो हमने सैटेलाइट की चिप्स के अंदर ऐसी चेंजिंग करनी है कि वो दोबारा से शील्ड से कनेक्ट हो जाए और शील्ड के अलावा किसी भी एजेंसी का कहना ना माने। अगर तुमने ऐसा ना किया तो वो जल्दी दूसरे कंट्रीज में इस सैटेलाइट के थ्रू फायरिंग स्टार्ट कर देंगे। फिर हम शील्ड की एजेंसी के अंदर देखते हैं कि इसमें एक सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा होता है और वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स भी आ चुके होते हैं जो कि इसमें हिस्सा लेने वाले थे। इसमें वो हेड भी शामिल था जो कि गद्दार था। वहाँ कैप्टन अमेरिका अनाउंस करते हैं कि हमारे दरमियान ही कुछ ऐसे आदमी मौजूद हैं
जिन्हें हमें पहचानना होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारी सैटेलाइट हैक हो चुकी है और हाइड्रा ही इसको हमारे अगेंस्ट यूज़ करने वाला है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा साथ दीजिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल जिनके साथ वो हेड भी होता है, उनके साथ एक बूढ़ी औरत होती है। वो उनको किक्स मारने लगती है और उन पर गन पॉइंट कर देती है। वो सब हैरान हो जाते हैं कि ये हमारे ही मेंबर होकर हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। तो तभी वहाँ एक लड़की बोलती है, यानी वही बूढ़ी औरत कहती है कि मैं निताशा हूँ, और अपने असली रूप में आकर कहती है कि मैं तो बस एक्टिंग कर रही थी ताकि मैं तुम लोगों के साथ यहाँ आ सकूँ और हर चीज़ पर नजर रख सकूँ। फिर वहाँ निक फ्यूरी भी आ जाते हैं और वो उस हेड को कहते हैं कि तुमने शील्ड का जो भी डाटा चुराया है वो डिकोड करके हमें वापस कर दो। तो वो हेड जवाब देता है कि तुम तो मर चुके हो और अब हम क्या किसी सोल को डाटा दें, और वो मना करते हुए निक फ्यूरी का मजाक उड़ाने लगते हैं। निक फ्यूरी ये देखकर अपनी आंख से वो कपड़ा हटाते हैं जो उन्होंने पहन रखा था। उनकी आंख में एक एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद थी जो कि कुछ भी रीड कर सकती थी, इवन के अगले इंसान की आंखों से भी उसके दिमाग की सारी मेमोरी भी। इसके साथ ही वो रिकॉर्डिंग भी कर सकती थी। निक फ्यूरी उस हेड की आंख में देखते हुए वो सारा डाटा रीड कर लेते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं। साथ ही साथ वो नताशा से कहते हैं कि ये सारे लोगों को मार दो। अब वो लोग फायरिंग करके सारे लोगों को मार देते हैं। अब उधर कैप्टन अमेरिका भी अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा होता है, जैसा कि उसे निक फ्यूरी ने कहा था। वो सैटेलाइट के अंदर जाकर हाइड्रा की चिप्स निकालता है और शील्ड की चिप्स डाल देता है, जिससे उस सैटेलाइट पर दोबारा से शील्ड का कंट्रोल आ जाता है। उसको कंट्रोल निक फ्यूरी की असिस्टेंट ही कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर बकी बार्न्स आ जाता है, यानी कि विंटर सोल्जर। यहाँ पर कैप्टन अमेरिका अपने दोस्त से लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि अभी भी उसके पास वो सारी मेमोरीज होती हैं जो टाइम उसने बकी बार्न्स के साथ गुजारा होता है। लेकिन वो नहीं जानता था कि बकी बार्न्स के दिल में उसके लिए कितनी नफरत है, क्योंकि उसका बहुत हद तक माइंड वॉश किया जा चुका था। विंटर सोल्जर सैटेलाइट के साथ लटकर कैप्टन अमेरिका पर फायरिंग करने लगता है और कैप्टन अमेरिका को पंचेस मारने लगता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका चुप करके सब सहता है और कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करता। लेकिन तभी सैटेलाइट में आग लगने लगती है और उसके कुछ पार्ट नीचे जाकर गिरने लगते हैं, और ये कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर को ये बताता है कि ये सैटेलाइट अब हमारे कब्जे में है। तो विंटर सोल्जर उसे पंचेस मारने से रुक जाता है और उस सैटेलाइट के तबाह होते ही वो दोनों पानी में नीचे जाकर गिरते हैं। कैप्टन अमेरिका बेहोश हो जाता है और विंटर सोल्जर जिंदा होता है, लेकिन न जाने विंटर सोल्जर यानी कि बकी बार्न्स के दिल में क्या आता है कि वो कैप्टन अमेरिका को पानी से बाहर लाता है और खुद जंगल की तरफ जाकर गायब हो जाता है, और उसके बाद उसका किसी को पता नहीं चलता। अब यहाँ सीन चेंज होता है। यहाँ हम नताशा को देखते हैं जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात कर रही होती है कि हमने हाइड्रा को हरा दिया है, अब सब कुछ ठीक है, अब सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। मूवी के लास्ट सीन में हम कैप्टन अमेरिका और निक फ्यूरी को साथ देखते हैं, जो कि एक ग्रेव के पास खड़े होते हैं। वो ग्रेव किसी और की नहीं बल्कि निक फ्यूरी की फेक ग्रेव होती है। निक फ्यूरी यहाँ कैप्टन अमेरिका को कहता है कि तुम किसी को मत बताना कि मैं जिंदा हूँ, लोगों को बस यही पता रहने दो कि मैं मर चुका हूँ, क्योंकि मैं छुपकर शील्ड के लिए काम करना चाहता हूँ और हाइड्रा के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ। लास्ट सीन में हम कैप्टन अमेरिका और फैल्कन को देखते हैं जो एक साथ होते हैं बकी बार्न्स की तलाश में, और इस मूवी का एंड हो जाता है।